आ गए आप लोग? आइए, आपका ही इंतज़ार कर रहा था और आ ही गए हैं तो एक बात जान लीजिए, आज मैं आपको अपने सीक्रेट बताने वाला हूँ। वो सीक्रेट कि जो मैंने अभी तक किसी को नहीं बताए हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो लेक्चर के साथ। तो जानिए आज मैं आपको अपना कौन सा सीक्रेट बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। और आज की क्लास मेरी ट्रांसलेशन पे बेस है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए चलते अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं आज मैं आपको अपना कौन सा सीक्रेट बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अपना वो सीक्रेट बताने वाला हूँ जिससे मैं समय, ऋतु, मौसम इससे संबंधित सेंटेंसों को पहचानता हूँ और उनका ट्रांसलेशन करता हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को बताया भी जा चुका होगा कि समय, ऋतु, मौसम संबंधित सेंटेंसेस को पहचानने के लिए हम लोगों को इट का प्रयोग करना रहता है। और इट के प्रयोग में हम लोगों को केवल एक ही प्रकार का प्रयोग बताया जाता है कि समय, ऋतु, मौसम इन सब के लिए इट का प्रयोग होता है और इट के साथ इज लगाया जाता है, वाज लगाया जाता है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे समय, ऋतु, मौसम के अतिरिक्त भी इट लगाया जाता है। तो आज हम लोग इट का प्रयोग सही जगह पे सही सही समझेंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि इट का प्रयोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, रूल के अनुसार जब हिंदी के सेंटेंस में समय सूचक शब्द समय सूचक शब्द संज्ञा का काम करता है तो वहाँ पे हमको इट का प्रयोग करना रहता है। और वो उस इट का प्रयोग वहाँ पे कोई अर्थ नहीं निकालता, मतलब वहाँ इट जो निरर्थक होता है उस इट का कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसीलिए उस इट को हम लोग इम्पटी इट या इंट्रोडक्टरी इट भी कहते हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि इंग्लिश के सेंटेंस को जो हम लोग इट का यूज करते हैं इंग्लिश के सेंटेंस में, तो इंग्लिश के सेंटेंस में जो समय सूचक संज्ञा होती है जिससे हमें टाइम का पता लगता है, वो संज्ञा हमारी जो है कॉम्प्लीमेंट का काम करती है। और जब संज्ञा यानी वो जो नाउन हमारा जब कॉम्प्लीमेंट का काम करता है तो जाहिर सी बात है कॉम्प्लीमेंट हमारी वर्ब के बाद आती है। अर्थात इसमें जो वर्ब यूज की जाती है इज या वाज, जो कि ऑक्सिलरी वर्ब होती है। तो वो जो कॉम्प्लीमेंट हमारा होता है उस ऑक्सिलरी वर्ब इज या वाज के बाद आता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा है आज सोमवार है, तो इट इज मंडे टुडे। यहाँ पे मंडे जो हमारा है ये समय सूचक नाउन है, इससे टाइम प्रदर्शित होता है कि ये समय बताता है। तो यहाँ पे मंडे हमारा टाइम बताने वाला एक नाउन है, इसीलिए इसे हम लोगों ने इसे इसके बाद प्रयोग किया है। और किसी भी सेंटेंस में अगर समय सूचक संज्ञा आ रही है और वहाँ पे आपको टाइम प्रदर्शित कर रहा है तो वहाँ पे आप इट का प्रयोग कीजिए और इट के बाद जो टाइम बता रहा है जो शब्द, वो शब्द हमें ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में ही लिखना रहेगा। क्लियर? चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे कुछ नियम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगले नियमानुसार ये होता है कि जब हिंदी के सेंटेंस में होना के बदले कोई दूसरी क्रिया आ रही है, कोई दूसरा वर्ड दिख रहा है, तो वहां पे हम लोगों को इट का प्रयोग नहीं करना है। और साथ ही साथ उसके साथ लगने वाली ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है इज या वाज का प्रयोग नहीं करना है। अब कैसे सेंटेंस होते हैं ये मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूं कि कैसे सेंटेंस में हम लोगों को इट का यूज नहीं करना है। फिर भी वो सेंटेंस में समय या मौसम इन सब की सूचना देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें इट का प्रयोग नहीं किया जाता है। और उसमें कौन से वर्ड का यूज किया जाता है वो मैं एग्जाम्पल हम लोगों को लेकर देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है कि सोमवार फिर आ गया है। अब ऐसे सेंटेंस में हम लोगों को इट का यूज नहीं करना है, या ऐसे सेंटेंस में हम इट का यूज करेंगे ना ऑक्सिलरी वर्ब इज या वाज का यूज करेंगे। इसमें हम लोग यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल, जैसे मंडे हैज कम अगेन। क्लियर? इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग यूज करेंगे। और इसको समय, ये देखिए समय सूचना दे रहा है सोमवार, लेकिन उसके बावजूद इसका यूज हमने नहीं किया है यहाँ पे। अब अभी ठीक 7 बजा है, अभी ठीक 7 बजा है। इसका यह होगा कि अभी ठीक 7 बजा है, अर्थात हमने घड़ी देखी और घड़ी देख के बताया कि अभी ठीक 7 बजा है। तो अब यहां पे हम लोग इट का यूज कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने घड़ी देख के समय बताया है। तो घड़ी देखकर समय बताने वाला जो समय सेंटेंस होता है उसमें हम लोग इट का यूज कर सकते हैं और इट को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने घड़ी देख के बताया है, तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज
जस्ट 7। अभी ठीक 7 बजा है, इट इज जस्ट 7। क्लियर? तो इस रूल को, इस एग्जाम्पल को नोट कीजिए। उसके बाद अगली स्लाइड में आप लोगों के लिए कुछ और एग्जाम्पल लेके आते हैं और देखते हैं कि उसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से होगा। तो स्टूडेंट्स, कुछ सेंटेंस ये ऐसे हैं जो सभी सोचते होंगे, लेकिन इसको ट्रांसलेशन किस प्रकार से किया जाएगा ये आप जान लीजिए कि जनवरी समाप्त हो चुकी है, तो जनवरी हैज एंडेड। क्लियर? जनवरी समाप्त हो चुकी है। अब 7 बजने ही वाला है, तो यहां पे हो जाएगा इट इज जस्ट ऑन 7। अब 7 बजने ही वाला है, इट इज जस्ट ऑन 7। अब आते हैं कि 7 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। इट इज 10 मिनट टू 7। इट इज 10 मिनट टू 7। और उसके बाद फिर आ जाते हैं आधी रात होने वाली है। इट इज गेटिंग ऑन फॉर मिडनाइट। इट इज गेटिंग ऑन फॉर मिडनाइट। अब यहां पे आप लोगों के लिए एक सेंटेंस में कंफ्यूजन होगी कि अब 7 बजने ही वाला है और आधी रात होने वाली है। इन दोनों में एक ही टाइप के सेंटेंस है, लेकिन इसमें अलग सेंटेंस ट्रांसलेशन कैसे किया गया, इसमें अलग कैसे किया गया। तो इसकी कंफ्यूजन इसलिए दूर होती है क्योंकि इसमें एक निश्चित टाइमिंग है कि 7 बजने वाले, मतलब एक निश्चित समय है कि 7 बजने वाला है, इसीलिए हम लोगों ने जस्ट ऑन का यूज किया है। लेकिन जो आधी रात होती है, वो आधी रात को हम लोग 12 बजे भी गिन सकते हैं, 12:01 में भी गिन सकते हैं, 12:02 में भी गिन सकते हैं, 12:03, तो कोई भी निर्धारित समय उसमें नहीं होता आधी रात का। तो इसीलिए हम लोगों ने गेटिंग ऑन फॉर का यूज किया। क्लियर? चलिए इन एग्जांपल्स को नोट कीजिए, फिर अगला रूल देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां पे पहले सेंटेंस में हमने ओवर इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि ओवर एक एडवर्ब है और एडवर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं यूज की जाती। यहां पे एंड एक वर्ब है, तो वर्ब के कारण इसको हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज के साथ यूज कर सकते थे, लेकिन ओवर की थर्ड फॉर्म, ओवर एडवर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं बनाई जा सकती, इसीलिए यहां पे हमने ओवर का यूज नहीं किया। तो संभव है कि यहां पे आपको मैंने जो एंडेड लिखाया होगा इससे संबंधित कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। तो स्टूडेंट्स, अगले नियमानुसार ये होता है कि ऐसे सेंटेंस जिसमें समय दर्शाया गया है उसमें यदि कम या बाकी, जैसे 2 बजने में 10 मिनट बाकी है, 5 बजने में 15 मिनट बाकी, इस टाइप के सेंटेंस आते हैं, तो वहां पे हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। और यदि आ गया कि 2:15 हो रहे हैं, 3:30 हो रहे हैं, तो बजकर शब्द जो आ रहा है इसके लिए पास्ट का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अब इसमें जब हम लोग जो मिनट होता है, मिनट का यूज नहीं करते, जैसे कि 10 बजने में 5 मिनट बाकी है। सेंटेंस हमारे पास आता है कि 10 बजने में 5 मिनट बाकी है। अब इसको हम लिखते हैं, तो यहाँ पे सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा इट इज 5 to 10। क्लियर? अब ये तो अगला सेंटेंस लेते हैं कि 10:05 हुए हैं, तो इसका जब ट्रांसलेशन हम लोग करेंगे इट इज 5 past 10, क्योंकि बजकर के लिए शब्द हमने पास्ट का यूज किया था। क्लियर? तो उम्मीद है ये दोनों एग्जाम्पल की सहायता से आपको ये रूल लिखाया है मैंने, वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ के अगला रूल देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि यदि अमेरिकन इंग्लिश का हम लोग यूज कर रहे हैं तो अमेरिकन इंग्लिश में पास्ट के बदले आफ्टर का यूज किया जाता है और टू के बदले ऑफ का यूज किया जाता है। अर्थात किसी भी सेंटेंस में अगर कहा जा रहा है कि 10:05 हुए हैं, तो यहाँ पे 5 after 10, अर्थात यहाँ पे जो हमने पास्ट यूज किया था वो पास्ट के बदले हम लोग आफ्टर यूज करते हैं। यानी अमेरिकन इंग्लिश में पास्ट के बदले आफ्टर यूज किया जाता है और टू के बदले ऑफ का यूज किया जाता है। क्लियर? तो जो रूल मैंने आपको बताया था वो रूल यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि पास्ट के बदले आफ्टर का यूज होता है और टू के बदले ऑफ का यूज होता है। अर्थात यहाँ पे जो सेंटेंस मैंने आपको लिखा है 10:05 हुए हैं, तो मैंने लिखाया था इट इज 5 past 10। अब इसको अगर अमेरिकन इंग्लिश में लिखना होता तो हम लिखते इट इज
5 आफ्टर 10। क्लियर? तो उम्मीद है कि जो मैंने बताया था वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अगली स्लाइड में कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, और ये सारे एग्जाम्पल हम लोगों की घड़ी से संबंधित वर्ड सेंटेंस हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या आपके पास घड़ी है। तो ये हो जाएगा, डू यू हैव अ वॉच ऑन यू। दूसरा सेंटेंस हमारे पास है, क्या आप घड़ी देखना जानते हैं। तो यहां पे हो जाएगा, डू यू नो हाउ टू टेल टाइम। फिर अगला सेंटेंस है, क्या आप नियमित रूप से घड़ी में चाबी देते हैं। डू यू विंड योर वॉच रेगुलरली। फिर आ जाते हैं, मेरी घड़ी बंद हो गई है। तो माई वॉच हैज स्टॉप्ड। माई वॉच हैज स्टॉप्ड। अगला सेंटेंस हमारे पास है कि क्या आपकी घड़ी सुस्त है। तो यहां पे हो जाएगा, इज योर वॉच स्लो। फिर सेंटेंस है, क्या आपकी घड़ी तेज है। तो ये हो जाएगा, इज योर वॉच फास्ट। फिर सेंटेंस है कि क्या घड़ी 5 मिनट रोज सुस्त चलती है। तो ये हो जाएगा हमारा, दिस वॉच लूजेस 5 मिनट्स अ डे। ये हो जाएगा हमारे पास, दिस वॉच लूजेस 5 मिनट अ डे। तो ये कुछ सेंटेंस हैं जो घड़ी से संबंधित होते हैं और अक्सर ट्रांसलेशन में आप लोगों को मिल जाते हैं। तो आप लोग इन सेंटेंस को नोट कीजिए, और उसके बाद 2-4 सेंटेंस में इसके और लिखाता हूं। तो स्टूडेंट, चलिए चलते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। ये सेंटेंस है कि यह घड़ी ठीक चलती है, अर्थात ये घड़ी ठीक चलती, ना ये घड़ी तेज है ना ये घड़ी स्लो है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि दिस वॉच नाइदर गेन्स नॉर लॉस। दिस वॉच नाइदर गेन्स नॉर लॉस। ना ही इसमें समय ज्यादा होता है, ना ही कम होता है। फिर आ जाते हैं हम लोग कि यह घड़ी रेडियो से मिली हुई है। तो दिस वॉच, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, इज टाइम टू द रेडियो। इज टाइम्ड टू द रेडियो। ये घड़ी, इस घड़ी का समय रेडियो से मिलाया गया है। दिस वॉच टाइम टू द रेडियो। अब ये दीवार घड़ियां एक दूसरे से मिली हुई हैं। एक दूसरे से मिलने का मतलब वो सिंक्रोनाइज। तो ये हो जाएगा, दीज वॉल क्लॉक्स आर सिंक्रोनाइज्ड। अगला सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा, व्हाट डू यू मेक इन टाइम। क्लियर? चलिए इसे नोट कर लीजिए और फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं कुछ नए सीखने के अंतर्गत हम लोग ऐसे सेंटेंस को आज सीखने वाले हैं जिसमें हमें किसी भी चीज की स्थिति, उसका अस्तित्व और उसके स्थान को सूचना देने वाले वर्ड्स का प्रयोग करने को सीखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि इस टाइप के सेंटेंस में हम लोगों को क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, कुछ
कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु की स्थिति, उसका अस्तित्व और उसके स्थान का बोध होता है। और ऐसे सेंटेंस जो हमें मिलते हैं वो नाउन होते हैं प्लस में, पर या पास। उसके बाद इंडिफिनिट प्रोनाउन, फिर वर्ब बी का यूज किया जाता है। ऐसे सेंटेंस हम लोगों को अधिकतर देयर से देखने को शुरू मिलते हैं कि ये सेंटेंस हमारे देयर से आरंभ होते हैं और वहां उस सेंटेंस में देयर का हम लोगों के कोई अर्थ नहीं निकलता। अतः इस सेंटेंस को हम, इस देयर को हम लोग इंट्रोडक्टरी देयर भी कहते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस आपने पढ़ रखे होंगे और आपने देख भी रखा होगा। तो इसमें हम नया क्या बताने वाले हैं ये हम आगे बताते हैं। तब तक इन रूल्स को आप नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ के देखते हैं कि इस सेंटेंस में देयर के यूज में मैं आपको नया क्या बताने वाला हूं जो अलग है सबसे, क्योंकि देयर का यूज तो रेगुलर सभी किताबों में मिलने को देखने को मिल जाता है और जो देयर के यूज में आप लोग देखते हैं उससे हटके कुछ इसमें रूल बताते हैं, ये आप सभी जानते हैं। तो चलिए इन्हें नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं कि देयर के यूज में हम आपको नया क्या बताने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसे शब्दों में अधिकतर हम लोगों को स्थान सूचक शब्द मिलते हैं और स्थान सूचक शब्द कौन कौन से होते हैं वो आप लोग देख लीजिए। जैसे पहला हमारे पास है एबव, एबव यानी कि ऊपर। फिर दूसरा है हमारे पास अराउंड, अराउंड यानी कि चारों ओर। ये सारे सेंटेंस हमारे, ये सारे वर्ड जो है हमें सेंटेंस में देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग पहले इनको नोट कर लीजिए। अराउंड माने चारों ओर। फिर आ जाता है हमारे लिए बिलो, बिलो माने नीचे। फिर हम लोगों को मिल जाता है डाउन, डाउन का अर्थ भी होता है नीचे। अब इन दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि बिलो भी लिखाया डाउन भी लिखाया। तो अंतर यह होता है कि कोई चीज किसी के नीचे अगर है, कोई चीज किसी के नीचे अगर पहुंच गई तो वहां पे हम बिलो लिखते हैं, लेकिन अगर वही चीज स्तर में नीचे चली गई, स्थान में नीचे पहुंचेगी तो हम बिलो लिखेंगे और स्तर में अगर उसको नीचे, पोजीशन उसकी नीचे हो जाएगी तो हम लोग डाउन लिखेंगे। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला वर्ड हमारे पास है एनीवेयर, यहां भी किसी जगह। फिर आ जाता है हम लोगों के पास हेयर माने यहां, हेयर माने यहां। फिर आता है देयर, देयर माने वहां। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आता है नोवेयर, नोवेयर मतलब कहीं नहीं। फिर अगला वर्ड हमारे पास है अंडर, अंडर। अभी देखिए एक वर्ड और आ गया नीचे। इस अंडर का अर्थ यह हुआ कि कोई चीज किसी के नीचे है और उन दोनों चीजों में अगर आपस में स्पर्श नहीं हो रहा है तो वहां हम लोग अंडर का यूज करते हैं। और अगला वर्ड हम लोगों के सामने आता है अप, अप माने होता है ऊपर। क्लियर? तो ये सारे वर्ड आपको इस टाइप के सेंटेंस में देखने को मिल जाते हैं और इन सारे वर्ड्स को नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ और वर्ड है उन्हें मैं लिखाता हूं, तब तक आप इन्हें नोट कीजिए। हाँ स्टूडेंट, एक चीज बताना भूल गए थे कि इन सारे शब्दों को हम लोग एडवर्ब के नाम से जानते हैं, कि ये सारे शब्द अगर पूछे जाए तो इतने एडवर्ब हम लोगों के इस टाइप के सेंटेंस में यूज होते हैं। तो अगर पूछ लेता है कोई कि इस टाइप के सेंटेंस में कौन कौन से एडवर्ब यूज होते हैं, तो इन वर्ड्स का आप नाम ले लीजिएगा, किसी भी वर्ड्स का, या फिर सारे पूछ रहा तो सबका बता दीजिएगा, याद होगा। तो ये सारे एडवर्ब हमारे इस सेंटेंस में यूज होते हैं। और इन वर्ड एडवर्ब्स के अतिरिक्त कुछ हम लोगों का प्रीपोजिशन भी इस टाइप के सेंटेंस में यूज होता है। देखिए कौन कौन से प्रीपोजिशन होते हैं। तो पहले हम इसकी हेडिंग डाल देते हैं प्रीपोजिशन। अब कौन कौन से प्रीपोजिशन हमें इस टाइप के सेंटेंस में मिलते हैं। इसे होता है पर, पर के लिए हमें लिखना होता है एट। फिर आता है सामने, बिफोर। फिर आ जाता है बिहाइंड, यानी कि पीछे, पीछे का हो जाता है बिहाइंड। फिर आ जाता है उस पार, उस पार का होता है बियॉन्ड।
फिर आता है पास, बाय, फिर आता है में, इन, फिर आता है ऑन यानी कि पर। अब यहां एट और यहां ऑन दोनों का अर्थ होता है पर, लेकिन दोनों के अर्थ में बहुत अंतर होता है। अगर कोई चीज किसी के ऊपर है, ये चीज किसी के ऊपर है और दोनों में आपस में स्पर्श हो रहा है तो हम लोग ऑन का यूज करेंगे। अगर कोई आदमी कहीं पर है, जैसे कहा गया कि आप घर पर हैं, तो वहां पे हम लोग एट का यूज करेंगे। जैसे कहा गया सोहन स्टेशन पर है, कोई दरवाजे पर है, तो यहां सब हम लोग एट का यूज करेंगे। एट का यूज हम लोग उस स्थान के लिए करते हैं कि जिस स्थान पे कोई चीज या कोई वस्तु पहुंच चुकी है लेकिन उसके ऊपर नहीं रखी हुई है, तो वहां पे हम लोग एट का यूज करते हैं। और ऑन का यूज हम लोग उस स्थान के लिए पर करते हैं कि जहां पे कोई वस्तु या कोई भी व्यक्ति उस किसी भी दूसरी वस्तु या व्यक्ति के ऊपर होता है, वहां पे हम लोग ऑन लगाते हैं। तो यहाँ पे उम्मीद है दोनों का अर्थ आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं हम लोग अगले सेंटेंस पे, ओवर। यहां पे आते हैं के ऊपर, क्लियर। अब ये ओवर के ऊपर, ओवर में यह अर्थ हो गया कि ओवर के ऊपर है। जैसे यदि कोई वस्तु किसी के ऊपर है और दोनों में आपस में स्पर्श नहीं हो रहा है तो वहां पे हम लोग ओवर लगाएंगे। जैसे पिछली स्लाइड में आपको बताया था अंडर, कि कोई चीज किसी के अगर नीचे होती है, दोनों में स्पर्श नहीं होता है, तो वहां पे हम लोग अंडर का यूज करते हैं। उसी तरह ओवर जब हम लगाएंगे तो कोई वस्तु किसी के ऊपर होगी, वहां पे हम लोग और दोनों के बीच में स्पर्श नहीं होगा तो वहां पे हम ओवर लगाएंगे। अर्थात एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि जैसे कहा जा रहा है कि नदी पुल के नीचे है, अर्थात नदी और पुल के बीच में स्पर्श नहीं हो रहा है, तो वहां पे नदी के लिए हम लोग अंडर का यूज करेंगे। और वहीं अगर कहा जाता है पुल नदी के ऊपर है, तो वहां पे हम लोग पुल के लिए ओवर का यूज करेंगे। क्लियर। और फिर अगला वर्ड आता है इन फ्रंट ऑफ। इसका अर्थ भी होता है सामने। अब इन दोनों के अर्थ में सामने के लिए कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। इन दोनों की मीनिंग सामने के लिए लगभग एक जैसी लिखी जाती है, लेकिन कि कोई चीज किसी के सामने अगर प्रस्तुत की गई है, मूवेबल चीज है, मतलब वो चीज अगर जब चाहे तब सामने रख सकते हैं, जब चाहे तब सामने से हटा भी सकते हैं, तो वहां पे हम लोग बिफोर का यूज कर देते हैं। लेकिन जो अनमूवेबल चीज है, अगर कोई चीज की है, जैसे कि कहा गया स्कूल के सामने बगीचा है, तो वो हम लोग वहां पे बिफोर नहीं लगाएंगे, वहां पे इन फ्रंट लगाएंगे। और जैसे कहेंगे मेरे सामने मेज है, तो वहां पे हम लोग बिफोर का यूज करेंगे। क्लियर। चलिए इन वर्ड्स को नोट कर लीजिए, फिर आगे कुछ रूल और देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में नाउन के उसके बाद में पर, इसके अतिरिक्त यहां वहां भी हम लोगों को देखने को मिल जाता है कि सेंटेंस में यहां वहां नाम टाइप का भी शब्द आता है। किसी किसी सेंटेंस में ये शब्द हमें दिखाई दे जाता है, किसी किसी में छिपा रहता है। तो जिसमें दिखाई देता है उसमें हम लोगों को इसकी इंग्लिश लिखनी रहती है, जिसमें नहीं दिखाई देता उसमें कोई लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा है कि वहां एक बड़ी बाजार है, तो ये हो जाएगा देयर इज अ बिग मार्केट ओवर देयर। क्लियर। ये यहाँ पे इस देयर का और यहाँ देयर का, दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। अब ये हमने आपको शुरू में बताया था कि इंट्रोडक्टरी देयर है, इस देयर का कोई अर्थ नहीं होता। तो जब इस देयर का अर्थ होता ही नहीं है, तो इस वहां के लिए हम इस देयर का अर्थ इस देयर को क्यों यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में हमें वहां देखने को मिल जाता है तो लास्ट में हमें देयर, या फिर यहां देखने को मिल जाता है तो लास्ट में हमें हेयर का यूज करना ही करना, क्योंकि इस देयर का कोई अर्थ नहीं होता। इस देयर को तो कभी भी किसी भी अर्थ में गिना ही नहीं जाता है, तो इसीलिए इस देयर का हम लोग कोई अर्थ कभी भी निकाल नहीं सकते हैं। तो अगला सेंटेंस हम लोगों के पास है कि यहां एक तालाब है, देयर इज अ टैंक हेयर। तो अगला सेंटेंस हम लोगों के पास आता है देयर इज अ टैंक हेयर। क्लियर। तो अब ये सेंटेंस तो हमारा हो गया। अब इसी में अगर हमें पास्ट टेंस मिल जाता है
तो वाज या वर का यूज करना रहता है, या फिर मेन वर्ब के रूप में मिल जाता है तो मेन वर्ब को भी पास्ट टेंस या प्रेजेंट टेंस के रूप में मिलती है, उसे भी लिखना था। ये जो नॉर्मल से अब सारे रूल हैं जो कि आप लोग अब रेगुलर पढ़ते हैं, वही सारे रूल अब इसमें यूज होंगे। जो एक्स्ट्रा रूल थे वो मैंने आपको बता दिए और समझा दिए। तो उम्मीद है यहाँ तक के जो कुछ मैंने समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है और आशा है कि इस वीडियो लेक्चर में जितने भी रूल्स मैंने आपको बताए हैं, जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं, वो आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ गए होंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे जो आने वाले अगले वीडियो लेक्चर हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।